डर के दीवानों के लिए आपका पसंदीदा ऑडियो चैनल हॉरर अनलिमिटेड में आपका स्वागत है। अगर आप असली हॉरर का अनुभव करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी नई और डरावनी कहानियां सुनने के लिए बेल आइकन को दबाएं। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आए तो उन्हें लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को भी डर का मजा लेने के लिए आमंत्रित करें, क्योंकि डर यहाँ शुरू होता है और आपका साथ कभी नहीं छोड़ता। हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त और इस कहानी का सूत्रधार रंजीत। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। बनिए हमारा हमसफर इस डरावनी सफर पर। भूतिया विला। बड़े होने के साथ साथ बचपना भी खत्म हो गया, लेकिन हम कुछ लोग अब भी हर दिन कुछ पल के लिए वैसा ही महसूस करते हैं जैसे बचपन में किया करते थे। इसका पूरा श्रेय निश्चित रूप से पांडे जी को जाता है। बचपन में जैसे हम अपनी दादी से बिस्तर पर लेटकर कहानियां सुनते थे, ठीक वैसे ही पांडे जी की कहानियां सुनते समय भी महसूस होता है। और आज इस बारिश भरी शाम में गांव के चौपाल में बैठकर अलग अलग विषयों पर बात करते करते हमारे मन में एक कहानी सुनने की इच्छा हो रही थी। आखिरकार जब पांडे जी ने बोलना शुरू किया तो मन ही मन सोचा, जरूर उन्होंने कोई भूतिया कहानी सोच रखी होगी। इसलिए ज्यादा कुछ कहने के बजाय चुपचाप सुनना ही बेहतर था। जीवन में जो ये तरह तरह के अनुभव हुए हैं, सोचा था कि उन सबको एक किताब की तरह लिख कर रख दूंगा। फिर अगर कभी मन करे तो उसे छपवा भी दूंगा। लेकिन लिखना क्या इतना आसान होता है? पहले कुछ दिन अपने घर पर ही बैठकर थोड़ा लिखने की कोशिश की, मगर मन कहीं भी स्थिर नहीं हो रहा था। इस तरह अधीर होकर जब समय बीत रहा था, तभी एक दिन एक सज्जन से मुझे एक घर के बारे में पता चला। सोचा, अगर अपने जाने पहचाने लोगों से थोड़ा दूर एक शांत जगह पर कुछ दिन गुजारूं तो शायद दिमाग शांत रहेगा और लिख भी पाऊंगा। वह घर लच्छीपुर नामक एक जगह पर था, लेकिन लिखने के लिए वो घर मुझे आकर्षित कर रहा था ऐसा नहीं था। ब्रोकर के बयान से जितना जाना, उससे पता चला कि उस घर की बहुत अच्छी प्रतिष्ठा नहीं है। रहने के लिए किराए पर दिया जाता है, यह सही है, लेकिन जो भी वहां रहता है वह अलौकिक घटनाओं का साक्षी बनता है और एक दो दिन में ही वह घर छोड़कर वहां से भाग जाता है। स्वाभाविक रूप से यही बातें मुझे सबसे ज्यादा आकर्षित कर रही थी। जब एक बार इच्छा हो ही गई तो बेवजह समय नष्ट करने का कोई अर्थ नहीं था। इसलिए 2 दिन बाद ही मैं उस घर के लिए रवाना हो गया। वहीं ब्रोकर घर के मालिक से मेरा संपर्क करवाने वाले थे। मालिक रेलवे स्टेशन पर मुझसे मिलकर मुझे चाबी सौंप देंगे। लौटते समय एक निश्चित दुकान में जाकर चाबी जमा कर देनी होगी। किराया बहुत ही कम था। जब ब्रोकर मुझे चाबी देंगे तभी पूरा किराया एडवांस में चुका देना होगा। खैर, इन सब का विस्तार से वर्णन करने की जरूरत नहीं है। घर के पास पहुंचते ही समझ में आया कि जगह थोड़ी एकांत है। आसपास 2-3 मीटर के दायरे में किसी का भी निवास नहीं है। कुछ घर जरूर है, लेकिन उनमें कोई रहता नहीं। वे घास, बेल पत्तों आदि जंगलों से लगभग छिप चुके हैं। लेकिन जिस घर तक मैं पहुंचा, उसकी हालत काफी संतोषजनक थी। किसी बड़े भूखंड पर एक छोटा विला जैसा घर बना था। सामने एक बड़ा खुला स्थान था। दोनों तरफ भी काफी जगह थी। सजा धजा तो नहीं था, लेकिन पेड़ पौधों की देखभाल न होने के बावजूद भी यह जगह एक आदर्श बागवानी स्थल जैसी लग रही थी। ताजी हरी दूब की चादर ने जमीन को पूरी तरह ढक रखा था। बीच में ईंटों से बना एक रास्ता मुख्य सड़क से घर के दरवाजे तक पहुंच रहा था और पूरे भूखंड की सीमा पर सुपारी के पेड़ पंक्तिबद्ध खड़े थे, जैसे किसी परीक्षा में खड़े हो और पूरे स्थान को घेर लिया हो। आसपास से पक्षियों की चहचहाहट सुनाई दे रही थी। यह सब देखकर मेरा मन खुश हो गया। यह बिल्कुल वैसा ही था जैसा मैंने चाहा था। शांत, एकांत प्रकृति की गोद में, जैसे स्वर्गीय आश्रय। घर को कुछ दिन पहले ही रंगा गया है ऐसा नहीं लगा, लेकिन रंग की चमक अभी भी बरकरार थी। लकड़ी के मुख्य दरवाजे पर आसमानी रंग था और दीवारें
हल्के पीले रंग की थी। दरवाजे पर हल्का जंग लगा हुआ एक ताला लटका हुआ था। ताला खोलकर अंदर दाखिल हुआ। अंदर एक बड़ा कमरा था, साथ में एक खाने का कमरा, उससे जुड़ा हुआ रसोई घर और स्नान घर। कुल मिलाकर रहने की सारी सुविधाएं मौजूद थी। एक किरोसिन स्टोव था, बर्तन भी रखे थे। बस समस्या इतनी थी कि खाना खुद ही बनाकर खाना पड़ेगा। हालांकि इसमें मुझे कोई खास दिक्कत नहीं थी। काम करते करते समय भी कट जाएगा। रेलवे स्टेशन से उतरकर पास के बाजार से जरूरी सामान पहले ही ले आया था। सबसे पहले स्टोव में केरोसिन डालकर एक बर्तन में पानी चढ़ाया। पीछे एक दरवाजा था, उसके ठीक बाहर एक हैंड पंप लगा था। वहीं से पानी भर लाया। यहाँ रहने में कोई खास दिक्कत होनी नहीं चाहिए। पानी उबलने लगा तो एक स्टील के गिलास में ब्लैक कॉफी बना ली। मन काफी हल्का महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि अब मैं सही से लिख पाऊंगा। घड़ी में तब 11 बज रहे थे, इसलिए सबसे पहले दोपहर के खाने की व्यवस्था करनी थी। ज्यादा समय बर्बाद नहीं करना चाहता था, इसलिए चावल, दाल और उबले हुए आलू बना लिए। साथ ही 2 अंडे लाया था। तकरीबन झंझट ना करते हुए बस नमक, मिर्च और हल्दी लगाकर तल लिया। छोटा सा एक डिब्बा घी भी लाया था। मतलब दोपहर का खाना पूरी तरह तैयार था। फिर नहा धोकर जब खाने बैठा तो 1:30 बज चुके थे। खाना खाकर बाहर निकला। सिगरेट पीते पीते थोड़ी टहल ली। घर के दाईं ओर खुले स्थान के बीच में एक कुआं था। कुएं के किनारे सीमेंट से पक्की दीवार बनी थी और ऊपर एक छोटी सी 2 छत वाली छावनी। दृश्य बहुत सुंदर लग रहा था। कुएं में पानी भी मौजूद था, लेकिन वह साफ था या नहीं यह कह नहीं सकता। ऊपर से देखने पर पानी एकदम काला दिख रहा था। ओ हाँ, घर के अंदर क्या क्या था यह बताना तो रह ही गया। सोने के कमरे में एक अंग्रेजी स्टाइल का पलंग था। एक कोने में लकड़ी की एक टेबल, साथ में एक कुर्सी भी रखी थी। यहाँ तक कि उस कमरे में एक दीवार घड़ी भी लगी थी। सिगरेट खत्म करने के बाद मैं कमरे में लौटकर पलंग पर सीधा लेट गया। 1 हफ्ते तक यहीं रहने वाला हूँ, इसलिए कोई जल्दी करने की बात नहीं। मन में एक शांति भरी अनुभूति थी, जिसके कारण कुछ ही देर में आंखों में नींद उतर आई। जब नींद खुली तो 5 बज चुके थे। उठकर मुंह धोया, चाह बनाई और डायरी पेन लेकर टेबल पर बैठ गया। कुछ ही मिनटों में एक पेज लिख डाला। पेज पलटकर 3-4 लाइन और लिखने के बाद फिर से एक तरह की सोच की जड़ता महसूस हुई। जो लिख रहा था वो मेरे जीवन की ही घटना थी, इसलिए अलग से कुछ सोचने की जरूरत नहीं थी। फिर भी इसे संवार कर कैसे लिखा जाए यह मैं समझ नहीं पा रहा था। टेबल छोड़कर कमरे में ही थोड़ा टहलने लगा। चलते चलते फिर से कुछ वाक्य दिमाग में आए। बैठकर उन्हें लिख डाला। कुछ इसी तरह सारी शाम बीत गई। जब कुछ सूझता तो लिखता, और जब सोच रुक जाती तो कोई और काम करने लगता। रात के खाने का कोई झंझट नहीं था। दोपहर में ही थोड़ा ज्यादा बना लिया था। रात में उसी से काम चल जाएगा। इस तरह समय बीतता गया, और जब घड़ी की सुइयां रात के 10 बजे पहुंची तो उठकर खाने बैठ गया। खाने के बाद सोने से पहले टेबल के सामने लकड़ी की कुर्सी पर बैठा ही था कि तभी कानों में बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई दी। शाम के समय आकाश थोड़ा सा बादलों से घिरा लगा था, लेकिन यह नहीं सोचा था कि वे बादल बारिश में बदल जाएंगे। एक तरह से अच्छा ही हुआ। मौसम पहले से ही सुहावना था। बारिश होने पर और भी आरामदायक लगने लगेगा। एक सुकून भरी अनुभूति लेकर लाइट का स्विच दबाकर जलती हुई पीली रोशनी को बंद किया और बिस्तर पर लेट गया। तब तक बाहर मूसलाधार बारिश शुरू हो चुकी थी। बरसते पानी की लगातार गिरती ध्वनि कमरे के भीतर भी मेरे कानों तक पहुंच रही थी। चुपचाप लेटे लेटे कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। तब गहरी रात थी, शायद रात के 3 बजे होंगे। अचानक हल्की नींद खुली, एक अजीब सी असहज अनुभूति के साथ। अधजगी अवस्था में
ध्यान दिया तो पाया बाहर बारिश की कोई आवाज नहीं आ रही थी। मेरे बिस्तर के पास ही दो पल्लों वाली लकड़ी की खिड़की थी। आंखें खोलते ही सबसे पहली नजर उसी पर पड़ी। वह बंद थी, वैसे ही जैसे सोने से पहले देखी थी। लेकिन न जाने क्यों कमरे में एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। सब कुछ बिल्कुल शांत था, फिर भी ऐसा लग रहा था कि इस कमरे में जहां मैं लेटा हूं, वहां कोई और भी मौजूद है। उस रात जो अनुभूति हुई थी, उसे शब्दों में ठीक से समझाना मुश्किल है। ऐसा नहीं था कि कोई इंसान कमरे में घुसा हो, फिर भी कुछ तो था, कोई जीवंत चीज जो मेरे आसपास ही थी, और उसकी मौजूदगी से कमरे की हवा भारी और दमनकारी लग रही थी। अंधेरे में ही बिस्तर से उठकर अनुमान से बिजली के स्विच पर हाथ रखा और उसे दबा दिया। अचानक रोशनी जल उठी। इतने देर अंधेरे में रहने के बाद अचानक उजाला होने से आंखें चौंधिया गई। लेकिन अगले ही पल लाइट कुछ बार टिमटिमाई और फिर बुझ गई। इस दौरान मैंने कमरे के अंदर चारों ओर देखा, पर कहीं कुछ भी नहीं था। ऐसा अजीब एहसास हो सकता है, यह सोचकर ही मैं यहाँ आया था। इसलिए मैंने उस घटना को अनदेखा किया और वापस बिस्तर पर जाकर लेट गया। उस रात फिर कुछ नहीं हुआ। सुबह जब नींद खुली और बाहर निकला, तो माहौल और भी तरोताजा लग रहा था। रात की बारिश में भीगकर आसपास के पेड़ पौधे और भी हरे भरे दिख रहे थे। थोड़ी देर बाद मैंने घर को ताला लगाया और स्टेशन के पास बाजार की ओर चल पड़ा। वहीं एक दुकान में गरम कचौड़ी खाकर नाश्ता कर लिया। जब वापस लौटा तो सुबह के 9 बज चुके थे। असल में बाजार में एक दुकान पर कुछ देर बैठ चुका था, इसलिए थोड़ी देर हो गई। फिर घर लौटकर पहले की तरह ही खाना बनाया, स्नान किया, खाना खाया और थोड़ी देर आराम किया। इस तरह दोपहर बीत गई और शाम होने को आई। लेकिन आज सब कुछ जल्दी निपटा लेने के कारण थोड़ा समय मिल गया था, इसलिए खाने पीने के बाद थोड़ी और लिखाई की। शाम भी लिखते लिखते ही बीत गई और 8:30 बजे के करीब टेबल से उठ गया। आज दोपहर सिर्फ एक समय का खाना बनाया था। रात के लिए रोटी खाने का मन था, इसलिए उठकर रोटी बनाने की तैयारी करने लगा। लेकिन जब मैं आटे की लोइयां बेल रहा था, उसी समय सोने के कमरे की ओर से एक अजीब आवाज कानों में पड़ी। ऐसा लगा जैसे कोई उस कमरे में चल फिर रहा हो। उस वक्त मेरे हाथों में आटा लगा हुआ था, फिर भी उसी हालत में कमरे की तरफ गया, लेकिन वहां पहुंचकर कुछ भी नजर नहीं आया। आवाज जो अब तक सुनाई दे रही थी, अचानक बंद हो गई। फिर वापस रसोई में आकर काम पूरा किया। खाने पीने के बाद हमेशा की तरह सोने चला गया। आज बारिश नहीं थी, चारों ओर पूरी तरह से शांति थी। दीवार के उस पार से सिर्फ हल्की झिंगुर की आवाज कानों तक आ रही थी। इन्हें सुनते सुनते कब नींद आ गई पता भी नहीं चला। ठीक आधी रात को कल रात की तरह नींद अचानक खुल गई। एक अजीब बेचैनी महसूस हो रही थी। मुझे साफ लग रहा था कि कमरे में कोई अदृश्य चीज मौजूद है। आज एक नई बात और महसूस हो रही थी, शरीर पर ठंडी हवा का स्पर्श। ऐसा लग रहा था मानो मैं किसी विशाल बर्फ के टुकड़े के सामने लेटा हुआ हूँ। इसके अलावा एक और अस्पष्ट आवाज कानों में आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई धीरे धीरे सांस ले रहा हो। इस असहनीय बेचैनी के बीच जब मैंने आंखें खोली, तो सबसे पहले नजर खिड़की पर पड़ी। खिड़की खुली हुई थी, लेकिन सोते समय तो वो खिड़की बंद थी और ठीक खिड़की के उस पार एक आकृति खड़ी थी, काले चादर से ढकी हुई, एक रहस्यमय परछाई। अगर आसमान में चांद की हल्की रोशनी ना होती, तो अंधेरे में वह आकृति पूरी तरह घुल मिल जाती। बस उसकी दो आंखें अंधेरे में भी स्पष्ट रूप से चमक रही थी, जैसे अभी भी वो दोनों आंखें असामान्य रूप से तेज चमक रही थी। उसकी दृष्टि इतनी भयानक थी, यह बिना देखे अनुमान लगाना असंभव था।
उसकी आंखों की पुतलियों पर जैसे एक पतली सफेद परत चढ़ी हुई थी, बिल्कुल निर्जीव मृत शरीर की तरह स्थिर। मैं एक झटके में उठकर बैठ गया और कांपती आवाज में पूछा, कौन है आप?" लेकिन मेरे सवाल का कोई उत्तर नहीं मिला, बल्कि अगले ही पल एक डरावनी पुरुष कंठ की जोरदार हंसी कानों में गूंज उठी। वो हंसी इतनी भयानक थी जैसे बहुत दूर से आ रही हो, और उसी समय वो काले चादर में लिपटी रहस्यमय आकृति एक झटके में घने अंधेरे धुएं में बदलकर तूफान की गति से कमरे के अंदर प्रवेश कर गई। और पल भर में सब कुछ अचानक सामान्य हो गया। जो झिंगुरों का झुंड अभी तक चुप था, वो अचानक जोर जोर से चिल्लाने लगा। कुछ क्षणों तक मैं भी पत्थर की तरह जड़ बना रहा। फिर अचानक जब होश आया तो झटपट लकड़ी की खिड़की बंद की और अच्छी तरह से कुंडी लगाकर जांच की। खिड़की काफी मजबूत लगी। इसके बाद मैं फिर से बिस्तर पर लेट गया। अगले दिन भी दिन का समय उसी तरह बीता। रात को भी वैसे ही खाना खाकर सो गया। जो घटनाएं हो रही थी, वे मेरे मन में सवाल खड़े कर रही थी, लेकिन उनके उत्तर पाने का कोई तरीका नहीं था। जब प्लेटफॉर्म पर मकान मालिक से चाबी ले रहा था, तब मैंने इस घर से जुड़ी किसी भी भूतिया घटना के बारे में पूछा था, लेकिन उस सज्जन ने कुछ नहीं बताया, बल्कि बातों को टालने की कोशिश की थी। पिछले 2 दिनों से हो रही घटनाओं ने मुझे स्पष्ट रूप से यकीन दिला दिया था कि इस घर में कुछ तो है, और वह निश्चित रूप से अलौकिक है। आज भी आधी रात होते ही वही असहज अनुभूति शुरू हो गई, लेकिन आज मैंने निश्चय कर लिया था कि चाहे जैसे भी अनुभूति हो, मैं चुपचाप लेटा रहूंगा। शुरुआत में जब बेचैनी महसूस होने लगी, तो मैंने अपनी आंखें बंद ही रखी, लेकिन अचानक एक अजीब आवाज सुनकर मुझे जबरदस्ती उठना पड़ा। अंधेरे में ऐसा लगा जैसे किसी ने लकड़ी की कुर्सी को फर्श पर घसीट कर खिसकाया हो। कमरे में घना अंधेरा था, कुछ भी देख पाना मुश्किल था। मैं बिस्तर से उठकर टटोलते हुए कमरे का लाइट स्विच ऑन किया। जैसे ही रोशनी हुई, जो दृश्य मेरी आंखों के सामने आया, उसने मेरे पूरी देह में बर्फ जैसी ठंडी सिहरन दौड़ा दी। जो मैंने अंधेरे में अनुमान लगाया था, वह बिल्कुल सही था। लकड़ी की कुर्सी जो टेबल के नीचे धकेल कर रखी गई थी, अब वहां नहीं थी। किसी ने उसे वहां से खींचकर बिस्तर की ओर घुमा दिया था। और उससे भी ज्यादा अजीब बात यह थी कि कुर्सी की पिछली 2 टांगों पर हल्की हल्की हिलने की गति थी, जैसे उस पर कोई बैठा हो। जो बैठा था, वह अपने पैरों के सहारे कुर्सी को झुला रहा था, लेकिन जो इसे झुला रहा था, वह अदृश्य था। इतना असंभव दृश्य देखने के बावजूद मैं कुर्सी की ओर बढ़ा। इरादा था उसे हटाने का, लेकिन जैसे ही हिलती हुई कुर्सी को छूने की कोशिश की, मुझे महसूस हुआ कि वह असाधारण रूप से भारी थी, जैसे कोई उस पर बैठा हो। फिर भी कुर्सी अब भी वैसी ही झूल रही थी। लेकिन उसी समय कमरे की रोशनी फिर से झपकने लगी। मैंने हिम्मत जुटाकर पूछा, कौन है आप? लेकिन माहौल में कोई बदलाव नहीं आया। वह झूलती हुई कुर्सी एक पल को दिखती, तो अगले ही पल अंधकार में विलीन हो जाती। अचानक एक अजीब सी आवाज हुई और कुर्सी पूरी तरह स्थिर हो गई। और फिर उसी अंधेरे में वही परिचित जोरदार ठहाका गूंज उठा, जो मैंने पिछली रात सुना था। इसके बाद कुर्सी जमीन पर घसीटते हुए टेबल के पास खिसकने लगी। उसी क्षण मुझे दूर से गरजते बादलों की आवाज सुनाई दी। फिर अगले ही पल कमरे की रोशनी पूरी तरह बुझ गई। जब उस घने अंधकार में दरवाजे की ओर से खट की आवाज आई, तो मैं समझ गया कोई दरवाजा खोल चुका है। क्या वह अदृश्य आत्मा जो अभी तक कुर्सी पर बैठी थी, अब मुझे बाहर बुला रही थी? मैं दरवाजे की ओर बढ़ा। दरवाजा पार कर खुले आसमान के नीचे आकर खड़ा हो गया। आसमान में उस समय बादलों की भीड़ थी। बादलों के आपस में रगड़ खाने से आकाश में बिजली की चमक उभर रही थी और गूंज रहा था गहरे गंभीर गर्जन का स्वर।
लेकिन अब मैं किस ओर जाऊं? ठीक उसी समय बिजली की एक चमक में मेरी नजरें कुएं की ओर गई। कोई वहां खड़ा था। मुझे लगा वही है जिसे पिछली रात खिड़की के बाहर देखा था। इस रहस्यमय घटना को समझने की जिज्ञासा और एक अजीब सम्मोहित कर देने वाली अनुभूति मुझे कुएं की ओर खींचने लगी थी। थोड़ा आगे बढ़ने पर मैं पूरी तरह आश्वस्त हो गया। मैंने देखा वही काले चादर में लिपटी आकृति कुएं के पास खड़ी थी, लेकिन वह मेरी ओर मुड़ी हुई नहीं थी, बल्कि स्थिर दृष्टि से कुएं को देख रही थी। आकाश की गड़गड़ाहट अब मेरे तेजी से धड़कने दिल की ध्वनि से मिलकर एक अनजानी आशंका को जन्म दे रही थी। ठीक उसी क्षण कुछ समझने से पहले ही वह आकृति कुएं में कूद पड़ी। जैसे ही पानी में गिरने की आवाज आई, वैसे ही मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बरसते ठंडे पानी की बूंदों ने जैसे ही मेरे शरीर को छुआ, उसी पल मेरा सम्मोहित सा मनोभाव समाप्त हो गया। अचानक ही मैं पूरी तरह से सचेत हो गया। बारिश से बचने के लिए मैं दौड़कर छत के नीचे चला गया। वहां एक छज्जा था। मैंने हाथ में टॉर्च उठाई और अंधेरे में कुएं के अंदर झांकने की कोशिश की। बिजली की चमक में केवल स्थिर काला जल दिखा, इसके अलावा और कुछ नहीं। मैं बारिश रुकने की प्रतीक्षा में वहीं खड़ा रहा। थोड़े देर में भोर का उजाला फैलने वाला था। देखते देखते बारिश भी थम गई। मैं गीली घास पर कदम रखते हुए घर के भीतर लौट आया। सुबह बहुत देर से मेरी नींद खुली। मैं यहाँ अपने जीवन के अनुभवों को लिखने आया था, लेकिन यहाँ आकर ऐसा अनुभव होगा यह मैंने सोचा नहीं था, क्योंकि अक्सर ऐसे घरों के बारे में कई अफवाहें फैलाई जाती है, जिनके पीछे कोई सच्चाई नहीं होती। खैर, अगले दिन मैं उसी घर में रुका रहा, क्योंकि इस तरह लगातार कई रातें बेचैनी में जागकर बिताने से मेरी तबीयत खराब होने की आशंका थी। इसके अलावा मैं यहाँ लिखने के लिए आया था, लेकिन कुछ दिनों में समझ गया कि लिखने की क्षमता मुझ में नहीं है, बल्कि अगर मैं ये घटनाएं किसी लेखक को सुनाऊं, तो वह इसे और भी व्यवस्थित रूप से दर्ज कर सकेगा। और फिर उस रात मैंने अपनी आंखों से जो भयानक डरावना दृश्य देखा, वह सच था या झूठ, यह मैं भी नहीं जानता। लेकिन वह दृश्य देखने के बाद अब यहाँ रहने की मेरी इच्छा पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। यह दिन भी पिछले दिनों की तरह ही बीता था। रात का खाना खाने के बाद मैं बिस्तर पर लेट गया और आधी रात की उस बेचैन कर देने वाली अनुभूति का इंतजार करने लगा, क्योंकि इन कुछ दिनों में मैं यह निश्चित रूप से समझ गया था कि जब तक मैं यहाँ रहूंगा, हर रात मुझे यह यातना झेलनी ही पड़ेगी। और हालात दिन ब दिन और भी भयावह होते जा रहे थे। उस रात भी ठीक वैसे ही आधी रात को वही बेचैन कर देने वाली अनुभूति दोबारा होने लगी। सिहरन भरी ठंडक और उसके साथ एक घुटन भरी बेचैनी कमरे के अंदर फैल रही थी। पिछली रात की तरह आज भी मैंने जबरदस्ती अपनी आंखें बंद रखी और सोने की कोशिश करने लगा। मैंने अपने शरीर पर एक हल्की चादर डाल रखी थी। थोड़ी देर बाद मुझे महसूस हुआ कि चादर धीरे धीरे मेरे शरीर से खिसक रही है। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे मेरे पैरों की ओर से खींच रहा हो। मैं जितनी बार उसे खींचकर वापस अपने ऊपर डालता, उतनी ही बार कोई उसे धीरे धीरे फिर से नीचे सरका देता। आखिरकार झुंझलाकर मैं अचानक उठ बैठा। मुझे सच में गुस्सा आ गया था। कुछ तेज आवाज में मैंने कहा, तुम कौन हो? मैं नहीं जानता, लेकिन तुम क्या चाहते हो? मेरे शब्द अचानक रुक गए। मुझे महसूस हुआ कि मेरे पीठ के पीछे मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा है। वह हाथ बर्फ से भी ज्यादा ठंडा था। किसी की सांसों की गर्म हवा मेरी गर्दन के पास महसूस हो रही थी। मैं अंधेरे में ही झटके से पीछे मुड़ा। जैसे ही मुड़ा, वह ठंडी हथेली मेरे कंधे से हट गई, लेकिन अंधेरे में टटोलने पर भी मुझे वहां कोई नहीं मिला।
जल्दी जल्दी मैंने अपने तकिए के पास रखी टॉर्च ढूंढने की कोशिश की। उसी वक्त टॉर्च के साथ साथ मैंने अपने हाथ से कुछ और भी महसूस किया। बाएं हाथ से उस चीज को छूते ही ऐसा लगा जैसे वह किसी इंसान का शरीर हो। मेरे बिस्तर के एक किनारे पर वह अज्ञात व्यक्ति बड़े आराम से सो रहा था। मैंने झट से अपने दाएं हाथ में टॉर्च उठाई और जला दी। टॉर्च की रोशनी पड़ते ही मैं एक झटके में बिस्तर के पीछे सरक गया। मैंने देखा एक अजनबी महिला मेरे पास तकिए पर सिर रखकर सोई हुई थी और उसकी दूसरी तरफ बिस्तर के किनारे वही काले चादर में लिपटी हुई आकृति खड़ी थी, जिसका चेहरा चादर से लगभग पूरी तरह ढका हुआ था। लेकिन एक चीज बहुत साफ दिखाई दे रही थी। उसके पतले कमजोर हाथ में पकड़ी हुई चमचमाती हुई छुरी। अचानक उस काले चादर वाले व्यक्ति ने अपने एक हाथ से सो रही महिला की नाक और मुंह कसकर दबा दी। वह महिला तड़पने लगी, लेकिन उसी समय उसने अपने दाएं हाथ में पकड़ी हुई चमकती छुरी से महिला की गर्दन पर गहरा वार कर दिया। ताजा खून बहकर बाहर निकल आया। कुछ ही क्षणों तक वह महिला तड़पती रही, फिर धीरे धीरे उसका शरीर निर्जीव हो गया। वह दृश्य अपनी आंखों के सामने देखकर मेरा पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। मेरी आंखों की रोशनी धुंधली होने लगी। हाथों से टॉर्च छूटकर बिस्तर पर गिर पड़ी। टॉर्च की रोशनी में मैंने धुंधली दृष्टि से देखा कि वह काले चादर वाला आदमी महिला के मृत शरीर को बड़ी बेरहमी से काट काट कर टुकड़े टुकड़े कर रहा था। बिस्तर खून से पूरी तरह भीग चुका था। चारों ओर शरीर के कटे हुए अंग बिखर चुके थे। अब मुझसे और सहन नहीं हुआ। यह भयावह दृश्य देखते ही मैं बेहोश हो गया। जब होश आया तब भी पूरी तरह सुबह नहीं हुई थी। आसमान में हल्की सफेदी थी जो आने वाली सुबह का संकेत दे रही थी। यह कहने की जरूरत नहीं कि सुबह उठकर मैंने पिछली रात की किसी भी घटना का जरा सा भी निशान वहां नहीं पाया, लेकिन अब वहां रुकने की मेरी जरा सी भी इच्छा नहीं थी। मैंने अपने सामान को जल्दबाजी में समेटा और वहां से निकल पड़ा। दरवाजा बंद करके एक बार फिर से मैं उस कुएं के पास गया। इस घर में कोई ना कोई रहस्य छिपा हुआ था, जिसकी गूंज हर रात महसूस होती थी। मैं वहां से जा तो रहा था, लेकिन इस रहस्य की जड़ तक पहुंचने की जिज्ञासा अब भी मेरे मन में थी। रेलवे स्टेशन के पास जाकर मैंने घर की चाबी उस दुकान पर वापस रख दी। फिर एक चाय की दुकान पर बैठ गया। वहीं एक सज्जन व्यक्ति से बातों बातों में मैंने उस घर के बारे में पूछ लिया। वे बोले, उस घर के बारे में हम जितना जानते हैं वह यह है कि बहुत साल पहले एक दंपत्ति वहां रहा करते थे। तब ये इलाका पहले से भी ज्यादा सुनसान था। फिर एक दिन अचानक उस महिला की लाश टुकड़े टुकड़े में उसी के घर से बरामद हुई थी। उसके कुछ समय बाद उसके पति की लाश भी घर के कुएं से बरामद हुई। शरीर सड़ने से दुर्गंध फैली। तब जाकर लोगों को पता चला। फिर उन्होंने पुलिस को खबर दी। पुलिस की रिपोर्ट के अनुसार शायद किसी अपराधी ने दोनों की हत्या की थी। उस घर के उत्तराधिकारी जिसे यह संपत्ति विरासत में मिली थी, उसने कुछ ही दिनों बाद इसे बेच दिया। सुना है इसके बाद यह घर किसी और के हाथों में नहीं गया। लोग कहते हैं कि आज भी वहां उन दोनों की आत्माएं भटकती है। हालांकि मकान मालिक ने घर को अच्छी तरह सजा संवार कर रखा है। कभी कभी कोई किराएदार रहने भी आता है, लेकिन एक दो दिन में ही वहां से भाग जाता है। अब सच क्या है और झूठ क्या, यह आप मुझसे बेहतर बता सकते हैं। आखिर आपने वहां कुछ दिन बिताए हैं। हाँ, मैंने वहां समय बिताया है, लेकिन जो भी अनुभव मुझे हुआ वह बताने से क्या फायदा। मैंने कहा, ऐसा कुछ खास महसूस नहीं किया। यह कहकर मैं वहां से विदा हो गया। लेकिन मेरी धारणा या यूं कहे मेरा पक्का विश्वास कुछ और ही कहता है, क्योंकि पूरी घटना मैंने खुद अपनी आंखों से देखी है। वह व्यक्ति खुद अपनी पत्नी का हत्यारा था।
कोई बाहरी अपराधी ने आकर उन्हें नहीं मारा था। पत्नी की हत्या करने के बाद उसने खुद भी आत्महत्या कर ली थी और तब से अब तक उनकी आत्माएं वहीं कैद है। समाप्त। तो दोस्तों, कहानी अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज स्टोरी को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।